मतलब उसको फास्ट रन प्रोवाइड कराना, उसके लिए सर्वर की जो वर्किंग है, जो वो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, वो सब कुछ इसको प्रोवाइड कराना। तो ये सब इसके अंदर आता है कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन। इसके बाद में आपके आता है कॉमन टाइप सिस्टम, जिसमें आपका डेटा टाइप का जो मैनेजमेंट है वो इसके अंदर आता है। डेटा टाइप जानते हो, डेटा टाइप क्या होते हैं? डेटा टाइप जो होते हैं, एक तो होता है आपका इंट, इंटीजर वैल्यू, है ना, और फ्लोट, और डबल, और स्ट्रिंग कैरेक्टर, इस तरीके से। और एक और होता है इसमें, कौन सा होता है? बुलियन। बुलियन में ट्रू और फॉल्स वाला वर्क होता है, ट्रू फॉल्स पे काम करता है बुलियन डेटा टाइप। तो ये सारा सारा डेटा जो है उसको मैनेज करेगा कॉमन टाइप सिस्टम। इसके अंदर एक कंपोनेंट्स दिया हुआ है, वो आपके सारे डेटाबेस को मैनेज, कौन सा डेटा है, किस तरह से लिया है, आपको कन्वर्ट करना है, चेंज करना है, कैलकुलेशन करनी है, जो प्रोग्राम बनाने हैं उसमें। तो ये कॉमन टाइप सिस्टम है। अब इनके बारे में आगे ज्यादा डिटेल हम आगे पढ़ेंगे, इनके बारे में आगे ज्यादा डिटेल हम आगे क्लास में पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ ये समझ रहे हैं कि ये इसमें डॉटनेट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या क्या है, उनका हमको पता होना चाहिए। इसके बाद में आता है आपका मेटा डेटा। मेटा डेटा का मतलब होता है आपकी जो इंफॉर्मेशन है। मेटा डेटा का मतलब, जैसे कि आपने एक वेरिएबल बनाया, इंट रोल नंबर इज इक्वल टू 123, तो ये तो आपका क्या होगा, डेटा टाइप हो गया, ये रोल नंबर वेरिएबल हो गया, और ये आपका जो है ना मेटा डेटा, इसको मेटा डेटा कहा जाएगा। ये मतलब मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, और वो सही तरीके से होनी चाहिए। सो समझ में है? मेटा डेटा यानी आपको जो, वैसे तो डेटा का मतलब क्या होता है बताओ आप? डेटा का जो मतलब तो जानते हो ना आप, कंप्यूटर में जो डेटा फीड हो रहा है, डेटा मैनेज हो रहा है, डेटा सेव हो रहा है, उस डेटा का मतलब क्या है? मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। कोई इंफॉर्मेशन, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन तो है ही है, लेकिन मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। जैसे अभी हमने यहाँ पर रोल नंबर लिखा है, तो रोल नंबर आपने कहीं ऐसे लिख दिया, ABZ123, तो ये गलत होगा कि नहीं होगा? एक सिस्टमेटिकली होना चाहिए रोल नंबर आपके, जो भी है डेटा, मतलब आप जिसका डेटा दिया आपने, यदि रोल नंबर लिया है, इंटीजर में लिया है, तो वो इंटीजर ही डेटा होना चाहिए, उसमें और दूसरी तरह डेटा नहीं होना चाहिए। मान लीजिए आगे जाके आप इस रोल नंबर में कोई वेरिएबल आप दूसरा असाइन कर देते हो, आपने डेटा वेरिएबल तो कौन सा बनाया, इंटीजर, लेकिन आपने आगे जाके क्या लिख दी प्रोग्रामिंग में, अब यहां पर क्या होगा, एरर दे देगा आपको डॉट नेट या सी लैंग्वेज या C++, कोई सी भी लैंग्वेज काम करो, एरर देगा, देगा कि नहीं देगा? क्योंकि आपने डेटा किसके बेस पे बनाया, इंटीजर के बेस पे। अब आपने आगे जाके गलती से क्या लगा दिया उसमें, फ्लॉट डेटा लगा दिया, डेसिमल वैल्यू का जो डेटा है वो फ्लॉट में लगा दिया, तो फिर आपको दो ऑप्शन है, आप जाके अब
डेटाबेस इसका जो वेरिएबल है उसको चेंज कर दो, फ्लोट में कर दीजिए, या फिर इसको चेंज करो। दोनों में से एक ऑप्शन आपको करना पड़ेगा। इसके बाद में आपके नेक्स्ट है विंडोज फॉर्म। विंडोज फॉर्म आप जो देखते हो ना, जैसे कि ऐसे आता है ये लिखा हुआ, इसमें साइड में यहाँ पर ये क्रॉस के बटन बने हुए हैं, और यहाँ पर लिखा रहता है आपके नोट पैड इस तरीके से, और यहाँ ये टास्क बार वगैरह आता है, ये लाइन नंबर, कॉलम नंबर। ये एक हम नोट पैड की विंडो की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ऐसी विंडो होती है नहीं होती? MS वर्ड ऐसे ही तो आता है। तो MS वर्ड को किस में बनाया गया है? डॉट नेट में तो बना है। और डॉट नेट में जो वो चीज बनाई गई है उसको क्या है? विंडो। तो यानी उसको विंडो का जो कंट्रोल सिस्टम है वो ये कंपोनेंट्स की हेल्प से बना है। जैसे आप क्लिक करोगे इसमें फाइल ओपन, फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया, यहाँ पर फाइल ओपन, कंट्रोल O प्रेस किया ओपन के लिए, तो क्या होगा, इसके यहीं पर ही एक विंडो और ओपन हो जाएगी। मान लीजिए इसमें तुमने और कोई ऑप्शन किया, फोल्डर ओपन, तो ये क्या है? विंडोज। तो इनको कंट्रोल करना, इनको मैनेज करना, कौन सी विंडो कब खुलनी चाहिए, कब बंद करनी चाहिए, ये प्रोग्रामर डिसाइड करता है। आप इन फ्यूचर में डेवलपिंग करोगे या की होगी आपने, तो इस तरह का विंडो का जो कंट्रोल सिस्टम है वो विंडो, ये ASP.NET का जो कंपोनेंट्स है विंडोज फॉर्म, इसमें आपको कमांड लगानी पड़ती है। मतलब आपने विंडो फॉर्म 1, इसका कोड आता है forum1.show। मतलब आपने दो विंडो ओपन किए, दो विंडो ओपन किए, तो आपको लिखना पड़ेगा इसमें प्रोग्रामिंग में forum1.show, forum2.hide। मतलब एक को छुपाना है, एक को दिखाना है। और फिर इसके बाद में आप इनकी दोनों की इंफॉर्मेशन किसी तीसरी विंडो पे लेके जाते हो, तो forum3.show, लेकिन फिर ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसको फिर हाइड करना पड़ेगा आपको। क्योंकि दोनों की जो जैसे आप अपना कंप्यूटर में फॉर्म भरते हो, भरा होगा शायद आपने, और बहुत सारे फॉर्म भी भरे होंगे, तो क्या होता है उसमें एक फॉर्म आ जाता है फर्स्ट टाइम में, आपने नाम, फादर्स नेम, मोबाइल नंबर, यानी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फिल कर दिया। फिर उसके बाद एक बटन बना रहता है नेक्स्ट, बना रहता है ना, नेक्स्ट। तो नेक्स्ट करते क्या होगा, प्रीवियस विंडो जो है क्लोज हो जाएगी, और आपके सामने न्यू विंडो आ जाएगी। आती कि नहीं आती? तो ये सारा कंट्रोल सिस्टम कहां से हो रहा है? विंडो फॉर्म से। तो विंडो फॉर्म वहां पर कंपोनेंट्स है, इसका टूल बार आता है, और टूल बार की हेल्प से आप वहां पर कोडिंग करते हो। इसके बाद में आपके आता है edu.net। शायद कल भी मैंने बताया था इसके बारे में कुछ, edu.net के बारे में बताया था कि नहीं बताया था कल? क्या होता है edu.net? यानी आपका जो डेटा है उसको सेव करना, और जब भी आपको रिक्वायरमेंट हो तो आपको सजेस्ट करना या दिखाना, सर्चिंग करना। तो ये, और ये किसकी हेल्प से होता है? हाँ, ये माइक्रोसॉफ्ट
एसक्यूएल सर्वर। तो ये है ADU.NET। एसक्यूएल सर्वर अपने आप में बहुत ही पावरफुल है। जो कंपनीज में डेवलपर लगे हुए हैं उसमें स्पेशली ADU.NET डेवलपर होता है। जो कंपनीज है उनके अंदर स्पेशली ADU.NET डेवलपर रहते हैं। इनके अंदर सारे ये स्पेशल रहते हैं कंपनी के अंदर, बड़ी कंपनियों में। जैसे फॉर्म, विंडो फॉर्म का जो कंट्रोल है सारा उसी एक ही बंदे के पास रहेगा सारा। जनरली लोग पता है क्या बोलते हैं कंप्यूटर इंजीनियरों से कि भाई तुमको जब तुमने कंप्यूटर साइंस में MCA कर लिया तो फिर कंपनी क्यों नहीं खोल लेते तुम? अरे भाई, एक सॉफ्टवेयर बनाने में भी कितने लोग चाहिए, और वो भी डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम पर। मान लीजिए आपकी SQL पर कमांड अच्छी है तो आपको AD.NET का वर्क दिया जाए कंपनी के अंदर, भाई आप इस काम को संभालो। डेटा कैसे जा रहा है, कैसे नहीं आ रहा, सर्च करना है, डिलीट करना है, सेव करना है, क्या करना है, कौन सा डेटा हटाना है, पुराना डेटा हटाना है, करना है, वो सारा सिस्टम आप ही लगे रहो उसके अंदर। अगर सारे कंपोनेंट्स का काम आप करोगे फिर आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। आई बात समझ में? इसके बाद में एजेक्स एक बहुत ही पावरफुल टूल जॉन किया, इन्होंने बनाया है माइक्रोसॉफ्ट ने, एजेक्स। जो आपके डायनेमिक वेबसाइटों को बहुत ही हाई लेवल पे वर्क करता है। वेबसाइट एक तो होती है स्टैटिक और एक होती है डायनेमिक, पता है आपको इनके बारे में? स्टैटिक और डायनेमिक वेबसाइट दो तरह की होती है। तो इनके बारे में कुछ पता है आपको, क्या होता है ये? मैं बता रहा हूं कि अपना जो .NET चल रहा है इसमें बहुत सारी चीजें इसके साथ चलेंगी। अकेले .NET ही नहीं चल सकता। अब बीच में ये आ गया स्टैटिक और डायनेमिक, ये क्या होता है? स्टैटिक जो वेबसाइट होती है वो इजी और लो प्राइस पे बन जाती है। उसमें क्या होता है, आपको इन्फॉर्मेशन शो ही करना बस। मतलब आप अपनी कंपनी और उनकी इंफॉर्मेशन शो कर देनी है बस। मतलब उसमें कोई कस्टमर से कोई रिक्वायरमेंट या ऑन द स्पॉट कोई वर्क नहीं है। वो तो कौन सी वेबसाइट है? स्टैटिक, यानी सिर्फ इंफॉर्मेशन शो कर रहा बस। और एक वेबसाइट होती है, जैसे आपने Amazon.com देखा। जैसे आप मोबाइल परचेज करना चाहते हो तो आपको मोबाइल बहुत सारे दिखाएगा, फिर आपने सेलेक्ट करिए 2 मोबाइल चाहिए हमको, तो ओके करके अब आपने क्या, कितना पैसा बना, कितना बिल बना, GST वगैरह, तो ये डायनेमिक हो गया। यानी ऑन द स्पॉट आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग काम करेगा वो। और जितने भी फॉर्म वगैरह भरे जा रहे हैं वो सारे डायनेमिक वेबसाइट में ही आते। मतलब यूजर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो वेबसाइट काम करती है वो डायनेमिक होगी। यानी वो जो चाहता है, वो उसको 2 मोबाइल चाहिए, 2 माउस चाहिए, कीबोर्ड चाहिए, जो भी है ऑनलाइन भर दिया, रिकॉर्ड ऑर्डर दे दिया, हो गया काम। ये होता है डायनेमिक। स्टैटिक सिंपल दिखाएगा इन्फॉर्मेशन, वो आपने कोई वेबसाइट बनाई है, आप इजी में वेबसाइट बना सकते। विंडो वर्क फ्रॉम फाउंडेशन, एक तरीके से ये विंडो वर्क फ्रॉम फाउंडेशन जो है आपके एक फंडामेंटल है। यानी जो आपके डेटा टाइप्स है, वेरिएबल्स है, इनहेरिटेंस है, पॉलीमॉर्फिज्म है, उनका ये वर्क को ये मैनेज करके चलता है ये चीज। आपने मेरी क्लास के बाद शायद C++ क्लास चलती है कि नहीं चलती है? उसमें आपने उप्स पढ़ रहे होंगे, वहां पर उप्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो? तो वहां पर वो चीजें, क्लास, लाइब्रेरी, वो क्लास, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, इंटरफेस वगैरह, वो यहां पर इसका वर्क हो रहा है। WCF
विंडोज कम्युनिकेशन फाउंडेशन, ये भी इसी की तरह काम करता है। ये भी आपके जो डेटा टाइप है, ऑब्जेक्ट है, एरे है, उनको मैनेज करने का काम, मेमोरी को फ्री करने का काम ये करता है, रियलाइज करना मेमोरी को। लिंक क्यू, ये भी एडू डॉट नेट का ही पार्ट है। मतलब और एसक्यूएल से और भी हाई लेवल पे वर्क करना है आपको कुछ, तो लिंक क्यू की भी हेल्प ले सकते हो। जब आप डॉट नेट को एप्लीकेशन बनाते हो तो आपके सामने दो ऑप्शन आते हैं, मतलब आप अपना डाटाबेस को कैसे मैनेज करना चाहते हो, लिंक क्यू या एसक्यूएल सर्वर। अब आपको जिसमें इजी लग रहा है वो आप सेलेक्ट कर लो। भाई आप लिंक क्यू से डेटा मैनेज करना चाहते हो तो लिंक क्यू ले लो, और आपको लग रहा है डॉट नेट एसक्यूएल सर्वर से लेना, तो एसक्यूएल सर्वर से ले लो। तो ये आप नोट कर लो। कर लिए नोट, एक निकित कर लीजिए। इसमें पहला है CLR, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। दूसरा है डॉट नेट फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी, FCL। CLS कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन, CTS कॉमन टाइप सिस्टम, मेटा डेटा, विंडोज फॉर्म, ADU.NET, एजेक्स, WF विंडो वर्क फ्रॉम फाउंडेशन, WCF विंडोज कम्युनिकेशन फाउंडेशन, लिंक क्यू। आज हमने ASP.NET कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट कल की क्लास में अपन इसमें ASP.NET फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। इसी तरीके से अब हम टॉपिक वाइज टॉपिक जो है पढ़ेंगे, और आपको ये सब कुछ समझ में आएगा कि डॉट नेट में अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। डॉट नेट, ASP.NET जो है अपने आप में बहुत बड़ा है। इसमें आगे हम फाइल एक्सटेंशन नेम के बारे में देखेंगे। पेज की जो साइकिल है वो क्या होती है, पेज की जो साइकिल है इसमें कौन कौन से मेथड आते हैं, पेज लोड मेथड, पेज इनिशियली मेथड। मतलब जैसे कोई वेबसाइट बनेगी आपकी, पेज लोड होगा तो उसमें क्या आना चाहिए वो आप चीज वहां पर फीड करोगे। एक इसमें एक टॉपिक और इंपॉर्टेंट रह गया था हमारा, वो भी मैं इसमें लिख देता हूं। एक और है आपके इसमें, IIS, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर। यानी जब आप ASP.NET में प्रोग्रामिंग करना शुरू करते हो तो आपको .NET तो इंस्टॉल करना पड़ता है, उसके बाद में इमीडिएटली आपको IISV सर्वर जो है डाउनलोड, मतलब इंस्टॉल करना पड़ता है। और इसको अलग से डाउनलोड नहीं करना पड़ता, ये विंडोज के अंदर ही रहता है। ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10 या 7 उसके अंदर से ही आपको इसको इंस्टॉल करना पड़ता है, लेकिन .NET की हेल्प से करना पड़ेगा साथ में। तो आपका, क्योंकि आपका कंप्यूटर को सर्वर बनाया जाएगा पहले, उसके बाद ही वो काम करेगा। .NET की जितनी भी एप्लीकेशन है ये, तो सबसे पहले इसमें IIS जो है इंस्टॉलेशन के बाद में आपको इसको इमीडिएटली इंस्टॉल करना सिखाया जाता है प्रोग्रामिंग करते समय पर। क्योंकि आपका कंप्यूटर क्या बन जाता है इसकी वजह से, सर्वर बन जाता है। अब सर्वर बनते ही विंडोज सर्वर के अकॉर्डिंग वर्क करना शुरू कर देता है। आपकी जो वेबसाइट बनाई है अब उसमें लिखेगा प्लीज वेट सर्वर रेस्पॉन्स। आपका ही कंप्यूटर आपकी कंप्यूटर पे इंफॉर्मेशन दे रहा है, और क्या कह रहा है, प्लीज वेट सर्वर रेस्पॉन्स। वो किसकी वजह से,
IIS की वजह से। लेकिन बाद में जब आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट फुलफिल हो जाती है तो आपको क्या करना पड़ता है, उसको होस्टिंग लेनी पड़ती है। वेब होस्टिंग। वेब होस्टिंग आप कहां से ले सकते हो? GoDaddy.com से, या और भी बहुत सारी साइट है जिनसे आप परचेज कर सकते हो होस्टिंग। होस्टिंग का मतलब www.umang.com। ये लेना है और उसके बाद में इसको ले तो लिया, अब इसमें क्या है, आपको वो सर्वर रेंट पर भी लेना जहां से चलेगा। तो GoDaddy.com दोनों देता है आपको। चाहो तो आप डोमेन नेम ले लीजिए, चाहो तो सर्वर, दोनों ले लीजिए। चाहो तो एक ही चीज ले लीजिए, सर्वर किसी और का ले लीजिए। GoDaddy.com कहेगा आप दोनों अगर कॉमन में लोगे तो आपको इतने का मिलेगा, और आप यदि एक ही चीज लेते हो, डोमेन नेम सिस्टम DNS, तो आपको इतने का मिलेगा। और वो जो भी है आप नेट पे जाके सर्च करके खुद ही पेमेंट कर दो और सर्च कर लीजिए, ले लीजिए आप। अपन पूरी वेबसाइट को बना के और पूरा प्रोसेस बना के उसको इंटरनेट पर डाल के चला भी देते हैं, उस लेवल का भी अपन को पता है। और मेरा किया हुआ है खुद का, और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं। तो आज हमने डॉट नेट के बारे में थोड़ा सिस्टमेटिकली देखा है। कल हमने थोड़ा ब्रीफली इंट्रोडक्शन देखा था इसका। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया पीछे? है CLR जो है, ये तो एक रन टाइम, जो भी आपकी एप्लीकेशन होगी रन टाइम पर, उसको टाइम पे सपोर्ट करता है। यानी सर्वर को, क्लाइंट को इंफॉर्मेशन किससे लेनी, किसको देनी। और जो CLS कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन, जब आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो ना, तो आपने, मैंने बताया ना, जैसे दो लैंग्वेजों की हेल्प से कर रहे हो कोई काम, तो उसमें एक लैंग्वेज का विजुअल स्क्रिप्ट का सपोर्ट C# को देगा वो। अगर ये सपोर्ट नहीं देता मान लीजिए, तो वहां पर आपको मिल करके काम नहीं होता वो। मान लीजिए आपसे, आपने कोई ईमेल फीड करते हो कंप्यूटर के अंदर, अब ईमेल फीड करते हैं आपके सामने, कुछ भी लिख दो आप, abc@gmail.com, तो उसको, ईमेल को वेरीफाई, सही ईमेल होना चाहिए, सही ईमेल होना चाहिए। तो उसको चेक करने के लिए क्या लगाएंगे हम? विजुअल स्क्रिप्ट लगाएंगे। वहां पर कॉलिंग जो की जाएगी वो किसकी की जाएगी? स्क्रिप्ट लैंग्वेज की जाएगी। जबकि वो पेज जो खुल रहा है वो किससे खुल रहा है? वो डॉट नेट से खुल रहा है। तो उसकी जो कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन, ये जो चीजों दोनों को मिलाने का काम करता है। अभी तो इनके बारे में और डिटेल आएंगे हमारे इसमें। अभी हमने कंपोनेंट्स के नाम पढ़े हैं और थोड़ा ब्रीफली इंट्रोडक्शन दिया इनका। अब इनके आगे हम और डिटेल से पढ़ेंगे। CLR भी अपने एक टॉपिक है पूरा ही। CLR भी आपको पूरा टॉपिक ही आएगा अलग। तो ऐसे है नहीं, अभी कंपोनेंट्स हो गए, फीचर्स हो गए और वेबसाइट बन गई, सर खत्म हो गया। तो अभी ऐसे नहीं है, अब इनके भी टॉपिक चलेगा अलग अलग। ठीक है, क्लियर? और भी कुछ भी डाउट्स रहेंगे उनको अपन, और आज टाइम हो गया है, बाकी अपन और कल पढ़ेंगे। लेकिन जो चीज आपको पढ़ाई जा रही है उसका आपको ध्यान में होना चाहिए। जैसे मैंने पूछ लिया, अभी मान लीजिए अपने डायरेक्टर सर आ जाते हैं कि चलो तुम डॉट नेट क्लास ले ली, हाँ ले ली, चलो बताओ डॉट नेट क्या होता है। सर ये तो पता नहीं है। ऐसे नहीं होना चाहिए। जो चीज बताई गई है वो अपन को अच्छी तरह से समझ में आनी चाहिए। नहीं आ रही है तो आप मेरे को क्लास लेने से पहले आप मेरे को बता दीजिए। वैसे मैं, अपन ने पहले ही रिवाइज कर लिया है, इसको पढ़ाने से पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लिया था कल। अब जैसे नेक्स्ट क्लास होगी, इसको थोड़ा रिवाइज कर लेंगे, ऐसे चलेंगे। अपन को जल्दी नहीं है कुछ ही भाई। 5 मिनट ज्यादा लग जाए, 2 दिन ज्यादा लग जाए, लेकिन अपना टॉपिक अच्छी तरह से कवर हो। ठीक है।